चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग कहाँ पर चल रहे थे? कल ईथर बनाने की विधियां लिखा दी थी ना। अब हेडिंग डालिए भौतिक गुण। भौतिक गुण अर्थात फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुण क्या है? पहला भौतिक गुण, ये रंगहीन होता है, बाष्पशील होता है और द्रव होता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये बाष्पशील ही इसीलिए है क्योंकि 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्वथनांक है, बहुत कम क्वथनांक है। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। अब जब गर्मी होती तो कहाँ 40-40 पे पहुंच जाए, तो ये तो एकदम खौलने लगेगा ये द्रव, इसीलिए बाष्पित होता रहता है। क्वथनांक जिनके कम होते हैं, जिन द्रवों के, जिन पदार्थों के, वो बाष्पित होते रहते हैं, बाष्पशील होते हैं। तो रंगहीन है, बाष्पशील है, द्रव है और क्वथनांक इसका 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगला देखिए, चूंकि ये बाष्पशील है इसीलिए त्वचा पर डालने पर ठंडा महसूस होता है। ठंडा महसूस क्यों होता है? क्योंकि जब आप इसे त्वचा पर डालेंगे तो त्वचा की गर्माहट लेकर ये बाष्पित होगा, तो त्वचा की गर्माहट को कम कर देगा, ठीक है ना। हीट कम हो जाएगी तो त्वचा कैसी हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। तो त्वचा पर डालने पर ठंडा फील होता है क्योंकि ये शीघ्र ही बाष्पित हो जाता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला ये मीठी गंध है इसकी, मीठी गंध, मीठी गंध वाला द्रव है। इसे अगर सूंघ लिया जाए तो बेहोशी आ जाती है। सूंघने पर क्या होता है? सूंघने पर बेहोश कर देता है, ये बेहोशी आ जाती है। इसीलिए इसका प्रयोग हम शल्य चिकित्सा में निषेचक के रूप में करते हैं, ठीक है। अगला देखा जाए तो ये मीठी गंध वाला द्रव है, सूंघने पर बेहोशी आ जाती है, इसीलिए शल्य चिकित्सा में निषेचक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये द्रव किसी मरीज को सूंघा दीजिए तो वो बेहोश हो जाएगा, फिर आप उसका ऑपरेशन कर सकते हैं। अगला, चूंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है इसीलिए ये जल में कैसा है? अविलेय है, जल में नहीं घुलता है। लेकिन जो कार्बनिक विलायक हैं उनमें ये घुल जाता है, अर्थात विलेय है। कार्बनिक विलायकों में विलेय है लेकिन जल में कैसा है? अविलेय है। क्लियर है? अगला देखा जाए, चूंकि ये इसके जो ईथर के जो अणु हैं ये आपस में भी, यानी ईथर के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनते, ठीक है। इसलिए इनका जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट, वो कैसा होता है? कम होता है। जबकि एथिल अल्कोहल, जो अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है, एक क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। एथिल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अधिक होता है इससे, क्योंकि एथिल अल्कोहल के अणुओं के बीच क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। तो एथिल अल्कोहल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, जिन्हें तोड़ने के लिए उष्मा का कुछ भाग व्यय हो जाता है, इसीलिए एथिल अल्कोहल का क्वथनांक अधिक होता है। लेकिन डाई एथिल ईथर जो है, इनके अणु आपस में हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते, जल के साथ नहीं बनाते इसलिए जल में अविलेय है, और आपस में भी नहीं बनाते इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक कम होते हैं, ठीक है। तो ये रहे इसके भौतिक गुण, इनको लिख लीजिए, फिर रासायनिक गुणों की चर्चा की जाए। फैन ऑफ कर दीजिए, तो ज्यादा वीआईपी लोग हैं जा सकते हैं, लाइट नहीं है यहाँ, उठे और चले जाएं। लिखिए भौतिक गुण, हेडिंग डाल ली। देखो नंबर 1, एक रंगहीन तथा बाष्पशील द्रव है। एक रंगहीन तथा बाष्पशील द्रव है।
इसका क्वथनांक 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका क्वथनांक 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नंबर 2, इसे त्वचा पर डालने पर ठंडा लगता है, क्योंकि ये शीघ्र ही वाष्पित हो जाता है। क्योंकि यह शीघ्र ही वाष्पित हो जाता है। नंबर 3, इसकी गंध मीठी होती है तथा सूंघने पर बेहोशी आ जाती है। इसकी गंध मीठी होती है तथा सूंघने पर बेहोशी आ जाती है। इसीलिए इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में निषेचक के रूप में किया जाता है। इसीलिए इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में निषेचक के रूप में किया जाता है। अगला, ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता। ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता। फैन ऑन कर लीजिए, लाइट आ गई है। ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता। बेटा आप फैन ऑन कर दो। इसीलिए जल में अविलेय होता है। इसीलिए जल में अविलेय है, लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलेय है। लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलेय है। नंबर 4, 5 है। अच्छा, इसके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं बनते। इसके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं बनते। इसीलिए इसका क्वथनांक एथिल अल्कोहल से कम होता है। एथिल अल्कोहल से कम होता है। रासायनिक गुण देखे जाएं। हेरिंग डालिए, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, केमिकल
प्रॉपर्टीज। रासायनिक गुण क्या है? पहला रासायनिक गुण देखा जाए, PCl5 से अभिक्रिया, तो जब हम इसकी अभिक्रिया PCl5 से कराते हैं तो क्या होता है, C2H5O C2H5 जब PCl5 से रिएक्शन होती है तो ये जो C2H5 और C2H5 है वो दो Cl से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, 2 मॉलिक्यूल्स C2H5Cl के बनते हैं। 2 C2H5 है यहाँ पर और 2 Cl ले लीजिए, 2 Cl चला जाएंगे, कितने Cl बचेंगे? 3, यानी PCl3 बचेगा। P और Cl3 के बीच में आप O ले आइए, क्या बन जाएगा, POCl3। तो हमें इस प्रकार क्या मिलता है, एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है और फास्फोरिल क्लोराइड प्राप्त होता है। फास्फोरिल क्लोराइड प्राप्त होता है। अगला देखिए नंबर 2, समझ में आ गई रिएक्शन, कोई दिक्कत? और वैसे भी अगर ऑक्सीजन युक्त किसी भी कार्बनिक यौगिक से PCl5 क्रिया कर रहा है तो POCl3 जरूर बनता है, फास्फोरिल क्लोराइड, याद रखिएगा इन सब बातों के लिए। अगला देखिए HI से अभिक्रिया, HI से अभिक्रिया, जब हम इसकी HI से अभिक्रिया कराते हैं तो 2 तरह से होती है, ठंडे व तनु HI से अभिक्रिया और गर्म व सांद्र HI से अभिक्रिया। तब देखिए क्या क्या होता है। नंबर फर्स्ट, ठंडे व सांद्र HI से अभिक्रिया, जब ठंडे व सांद्र HI से अभिक्रिया होती है तो कौन सी रिएक्शन होती है, ये देखा जाए, C2H5O C2H5 HI से अभिक्रिया करता है। ये HI कैसा है, ठंडा व सांद्र, ठंडे व सांद्र HI से क्रिया होगी तो मॉलिक्यूल यहां से ब्रेक हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, C2H5OH और C2H5I। समझे कि नहीं? इसकी रिएक्शन बहुत सरल है, C2H5OH प्लस C2H5I, यानी आपको क्या मिलता है, एथिल अल्कोहल मिलता है और क्या मिलता है, एथिल आयोडाइड मिलता है। लेकिन अगर आप गर्म व सांद्र HI लेंगे तब क्या होगा, तब देखा जाए, गर्म व सांद्र HI से अभिक्रिया, गर्म व सांद्र HI से जब आप अभिक्रिया कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, तो देखिए पहले तो यही रिएक्शन होती है, C2H5O C2H5, यही रिएक्शन सेम रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, C2H5OH बनाता है और प्लस C2H5I, यानी एथिल आयोडाइड। लेकिन होता क्या है, अब की बार हमने इसको गर्म कर दिया ना, टेम्परेचर हाई कर दिया, तो जो टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो एथिल अल्कोहल बनता है वो भी एथिल आयोडाइड में ही कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, जो एथिल अल्कोहल बना है यानी C2H5OH वो HI के अगले मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर लेता है और यहाँ से क्या निकाल देता है, HOH H2 और C2H5I बन जाता है। तो हमें क्या मिलता है, C2H5I और प्लस H2, यानी फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, एथिल आयोडाइड ही मिल रहा है, एथिल आयोडाइड ही मिल रहा है, क्योंकि ये भी कन्वर्ट काहे में हो जा रहा है, एथिल आयोडाइड में। चाहो तो आप इसे वन रिएक्शन, एक रिएक्शन के रूप में भी लिख सकते हो, और बल्कि वही लिखिएगा, यहाँ तो ये लिख लीजिएगा दोनों, लेकिन एग्जाम में या टेस्ट में अब जो लिखने जा रहा हूँ वही लिखिएगा। डायरेक्ट वो इसलिए लिखवाई, आपको पता रहना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया कि ये गर्म के साथ अलग रिएक्शन देने लगा, इसलिए ये करा दी है। तो देखिए यहाँ पर जो एथिल ईथर है C2H5O C2H5, ये HI जो आपने लिया है ये कैसा है, गर्म है,
गर्म बा सांद्र। यहां इसको क्या कर दिया गया, गर्म कर दिया गया। जब टेम्परेचर कम रहता, ठंडा रहता, तो एथिल अल्कोहल की हिम्मत नहीं होती वो एथिल आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन जब उसको थोड़ी हीट मिल जाती तो एथिल आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है एथिल अल्कोहल। ठीक है, तब देखिए आप एक ही रिएक्शन में लिख सकते हो। यहाँ HI कितने यूज हुए, 2, तो यहाँ 2 ले लीजिए। और 2 HI लेने से क्या होगा, 2 C2H5 है और 2 हमारे पास I है, तो क्या बन जाएगा 2 C2H5I, और 2 ही यहाँ भी बन रहे हैं, और प्लस 2H2 और एक को क्या बन जाएगा H2O। ठीक है, तो एग्जाम में या कहीं भी आप यही वाली रिएक्शन लिखेंगे, टेस्ट में भी एग्जाम में भी ये वाली इसलिए लिख लीजिए, इससे ध्यान रहे कि ये इसलिए ये क्यों ऐसा हुआ कि एथिल आयोडाइड यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। अगला देखिए, जगह तो है नहीं इतनी, उतारिए फिर आगे की बात करेंगे। अगला देखिए नंबर 3, निर्जलीकरण। देखिए एग्जाम में जैसे अभी आपने पिछली रिएक्शन पढ़ी HI से, एग्जाम में आएगा क्या होता है जब डाई एथिल ईथर की क्रिया ठंडे व सांद्र HI से कराई जाती है तो अलग रिएक्शन लिखी जाएगी। अगर वो कहेगा गर्म व सांद्र HI से कराई जाती तो अलग रिएक्शन लिखी जाएगी। तो बहुत सारा याद करने को है, और उसको याद करने से पहले आपको सीखना ही होगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, तो निर्जलीकरण पर क्या होता है आप जानते हो, जल बाहर निकल जाता है। तो देखिए C2H5O C2H5, इसको आप हीट कर दीजिए, किसके ऊपर प्रवाहित करके, या तो आप Al2O3 ले लो या कॉपर भी ले सकते हो 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो क्या होगा, जल निकल जाएगा, यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से एक H निकलेगा, H2 हो जाएगा, और ये OH2 बन जाएगा। जब यहाँ का H निकल जाएगा तो क्या बचेगा, बोलो, यहाँ जब H निकल जाएगा तो क्या बचेगा, तो आपको 2 मॉलिक्यूल किसके मिल जाएंगे, C2H4 के यानी एथिलीन के, और प्लस H2O अलग हो जाएगा। चौथा देखिए जल अपघटन। जल अपघटन, जल अपघटन जब होगा तब क्या होगा, देखिए वैसे तो ईथर का जल अपघटन बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन अगर हम इसे तन H2SO4 के साथ कराएं तो आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो देखिए तन H2SO4 यहाँ पर लेंगे, तन H2SO4 की उपस्थिति में इसका जल अपघटन होगा, और एकदम सिंपल रिएक्शन है, यहाँ से मॉलिक्यूल ब्रेक होगा C2H5O और H, और दूसरा C2H5 और OH, C2H5OH और दूसरा C2H5OH। तो 2 मॉलिक्यूल आपको किसके मिल जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल के मिलेंगे, एथिल अल्कोहल मिल जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए नंबर 5, अपचयन। अगर आप लाल फास्फोरस और HI के द्वारा इसका अपचयन करा दें तो आपको क्या मिलेगा, लाल फास्फोरस और HI के द्वारा जब अपचयन होता है तो हमेशा ध्यान रखो आपको क्या मिलता है, हमेशा आपको एल्केन ही मिलेगा। ठीक है, एल्केन। तो लाल फास्फोरस प्लस HI, ठीक है, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, जब इसको एक हाइड्रोजन मिलेगा तो क्या बन जाएगा, बोलो, इतना पार्ट C2H6, इसको मिलेगा हाइड्रोजन तो क्या बन जाएगा, तो 2 मॉलिक्यूल आपको क्या मिल जाएंगे, C2H6 यानी एथेन के मिल जाएंगे, और प्लस 2 हाइड्रोजन तो यहां चले गए, 2 हाइड्रोजन बचे यानी H2 और O क्या बन जाएगा, H2। तो आपको अपचयन पर क्या मिलता है, एथेन और जल मिलता है, और निर्जलीकरण पर आपको एथिलीन और जल मिलता है। ध्यान रखिएगा कैसे प्राप्त करोगे, डाई एथिल ईथर से एथिलीन, डाई एथिल ईथर से एथेन, ये खूब रिएक्शन पूछी जाने वाली रिएक्शंस हैं। ठीक है, अगला देखिए नंबर 6, छठा देखा जाए, छठी अपक्रिया कौन सी है, एक मिनट, छठी अपक्रिया है सांद्र H2SO4 से अपक्रिया।
सांद्र H2SO4 से क्रिया करा दीजिए, सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया। तो जब आप इसकी क्रिया सांद्र H2SO4 से कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए C2H5OC2H5 प्लस HHSO4, और कैसा लेना है, सांद्र लेना है। तो क्या होगा बताइए, यहां से क्या निकल जाएगा, C2H5OH निकल जाएगा, C2H5OH निकल जाएगा, क्या बचेगा C2H5HSO4। तो आपको यहां क्या मिलेगा, C2H5OH प्लस C2H5HSO4। ये एथिल अल्कोहल है, ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, चाहो तो नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इन रिएक्शंस को नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे की रिएक्शन कराते हैं। कितने हो गए, कितने हो गए, सातवां देखिए, एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया। चलिए अगला देखिए, एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया। देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया। एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला पता है? देखिए कितनी बार बोला गया आप लोगों के लिए, सब फार्मूला बताए गए हैं। CH3COOH एसिटिक अम्ल होता है, CH3COOH एसिटिक अम्ल है, इसमें से वाटर निकाल दीजिए, तो जो हिस्सा बचेगा वो क्या कहलाएगा, इनको जोड़ दीजिए। एसिटिक एनहाइड्राइड जब किसी में से जल निकल जाता है तो उसका क्या मिलता है हमें, एनहाइड्राइड, तो इनको जोड़ दीजिए तो क्या मिल जाएगा। ये सब कॉन्सेप्ट है, समझो। CH3CO और दोनों के बीच में क्या है, ऑक्सीजन, तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड हो गया। और कौन क्रिया करेगा इससे, डाईएथिल ईथर, तो यानी C2H5O C2H5। तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक कर दीजिए इसको। जब ब्रेक कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा बताइए, CH3COO और A C2H5, ठीक है। या फिर इधर वाला C2H5 ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। CH3COO C2H5, दूसरा CH3COO C2H5। तो दो मॉलिक्यूल हमें किसके मिल जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे CH3COO C2H5 के। अब इसका नाम याद नहीं है, अरे भाई सिंपल सी बात है, CH3COO एसीटेट है, ये कौन है, एथिल, कितनी बार आ चुका है, एथिल एसीटेट है। एथिल एसीटेट का जल अपघटन पढ़ाया है, कहाँ पढ़ाया है, कोटि पढ़ाया था, आभासीय कणों की अपक्रिया, प्रथम कोटि द्वितीय कोटि की वैसे पढ़ाया था ना, तो वहां पर प्रथम कोटि की अपक्रिया, आभासीय कणों की अपक्रिया में इसको लिखाया गया है। तो इस प्रकार से एथिल एसीटेट मिलता है, जो कि कौन है, एक एस्टर है। तो एस्टर हमें मिलता है जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एथिल ईथर की रिएक्शन कराते हैं। आठवां देखिए, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, इसी पर पिटे हैं सारे बच्चे पिछले बैच में। एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, पता है फार्मूला, देख आए होगा लोगों, बता दिया होगा जिसका फार्मूला देख जाना। एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया, अब किसी दिन तुम्हारे क्लास में भी किसी और पर और उस पर जो टूटोगे तुम, आज तो तुम पता करके आए हो ना क्लास में, ये वाला पूछा गया था। एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया, तो देखिए C2H5O C2H5, इसकी क्रिया किससे करानी है, एसिटिल क्लोराइड, बोलो फार्मूला। हाँ देखो पिछला बैच पिटा है, ये बैच ओके हो गया है। तो एसिटिल क्लोराइड होता है CH3COCl, तो क्या होगा बेटा,
CH3 यहाँ पर है A C2H5 या फिर ये वाला C2H5 और ये C2H5Cl निकाल दीजिए, क्या बचेगा CH3COO C2H5, यानी आपको यहाँ क्या मिलने जा रहा है CH3COO C2H5 CH3COO C2H5 और क्या मिलेगा C2H5Cl, साथ में क्या मिलेगा C2H5Cl। तो ये कौन है, अभी तो पढ़ा था, अभी यही तो लिखा है, ये क्या लिखा है एथिल एसीटेट है ये, जो कि कौन है एस्टर है, और ये कौन है एथिल क्लोराइड है, ये एथिल क्लोराइड, और ये कौन है एसिटिल क्लोराइड है ये। नोट करिए, फिर अगली रिएक्शन कराते हैं क्योंकि थोड़ी बड़ी है, वो इतनी देर में आ नहीं पाएगी। अगला देखिए क्लोरीन या ब्रोमीन, कौन सा नंबर का है ये क्लोरीन या ब्रोमीन से अभिक्रिया तो देखिए C2H5 OC2H5 प्लस, हाँ इससे जो रिएक्शन है अलग अलग तरीके से होती है। देखिए नंबर फर्स्ट, अंधेरे में एक क्लोरीन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, देखिए C2H5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2O CH2 CH3, ये डाइएथिल ईथर है, इसकी क्लोरीन से रिएक्शन होगी, डार्क में अंधेरे में, ठीक है, प्रकाश नहीं होना चाहिए उस टाइम पर जब ये रिएक्शन आप करा रहे हो, यानी प्रकाश की अनुपस्थिति में, ठीक है। तो क्या होगा, तो यहाँ की जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन के, ये रिप्लेस हो जाते हैं, यहाँ पर प्रतिस्थापन क्रिया होती है, छट जाता है, क्लोरीन आ जाता है, तो CH3CH यहाँ Cl आ जाएगा, और सॉरी O CH2 CH3, और ऑक्सीजन के पास वाली पोजीशन अल्फा होती है ना, अल्फा पर क्या लगा है क्लोरीन, तो नाम क्या हो जाएगा अल्फा मोनोक्लोरो डाईएथिल ईथर, अल्फा मोनोक्लोरो डाईएथिल ईथर, और क्या निकलेगा, यहां से H हटेगा, यहां Cl बचेगा, HCl निकल जाएगा। अब चूंकि रिएक्शन यहां पर हो सकती तो यहां पर भी हो सकती है, तो नेक्स्ट टाइम यहां पर होगी, यानी इस वाले पर, तो क्या होगा क्लोरीन डार्क में रिएक्शन करेगा, तो यहां से वहां का H हटेगा, एक Cl बचेगा -HCl, और आपको क्या मिलेगा CH3 CHCl OCHCl और CH3, एक कौन है ये अल्फा, ये अल्फा डैश मान लीजिए, है तो दोनों ही अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन है, लेकिन अब अलग अलग दिखाने के लिए आपको एक अल्फा, एक को अल्फा डैश मानना पड़ेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा अल्फा कामा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर। और यही रिएक्शन जब प्रकाश में कराई जाती है, सेकेंड देखिए, प्रकाश में, तो प्रकाश में जब आप रिएक्शन कराते हैं तब क्या होता है,
C2H5 OC2H5। प्रकाश में जब क्लोरीन या ब्रोमीन से रिएक्शन होती है तो जितने भी H हैं सब हट जाते हैं, सारे H हट जाएंगे, ठीक है। और आपको क्या मिलेगा? C2Cl5, Cl आ जाएगा वहां पर, C2Cl5 OC2Cl5। अब जब 5 बार 10 Cl हटे हैं तो आप 10 क्लोरीन ले लीजिए तो 10 Cl बचेंगे, तो साथ में क्या बन जाएगा? 10 HCl। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या C2Cl5 का होल ट्वाइस O, ऐसे भी लिखा जा सकता है। जैसे डाइएथिल ईथर को भी हम लिख सकते हैं C2H5 का होल ट्वाइस O, ठीक है। तो ये क्या बन गया? पर क्लोरो डाई एथिल ईथर, ये पर क्लोरो डाई एथिल ईथर है। ओके, नोट कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। एक मिनट, ठीक है, दैट्स ऑल।